सो भाइयों, जय श्री राम सबको। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग भाई कुछ अलग होने वाला है। ये मोटो व्लॉग नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। तो आज का व्लॉग कुछ राम जी के ऊपर है। तो ऐसा हुआ भाई, कल ना मेरे पास दैनिक जागरण से इनविटेशन आया। आज रामोत्सव होने वाला है दैनिक जागरण की तरफ से। और जो स्पेशल इन्वाइटी हैं, स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, वो है सुधांशु त्रिवेदी जी, जो भाई एमपी हैं बीजेपी के और यूपी से ही हैं। और भाई उनका नॉलेज का लेवल जो है ऑसम भाई, नेक्स्ट लेवल की नॉलेज है। उन्हें हर चीज़ की नॉलेज है, मतलब उनसे कुछ भी पूछ लो आप, वो हर चीज़ बताते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। इवन डेट्स के साथ उनकी जो प्रिपरेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑसम होती है। तो अभी फ़िलहाल तो अपन गाड़ी चला रहे हैं और यहाँ से पहले 144 जाएंगे, सेक्टर 144 नोएडा। वहाँ से एक फ्रेंड को पिकअप करेंगे अपने, और उसके बाद फिर आगे हम जीएल बजाज जाएंगे। नहीं, जीएल बजाज से पहले हम एक्यूरेट कॉलेज जाएंगे अपने, जहाँ से मैंने अपनी यूजी पीजी करी है। और फिर उसके बाद जीएल बजाज जाएंगे, जो वेन्यू है ओकेजन का। तो वहाँ पे देखते हैं उसके बाद क्या होता है। उनको रिसीव करेंगे पहले सुधांशु जी को, फिर उसके बाद मतलब मज़ा आने वाला है। मैं तो भाई एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। उनका जो प्रवचन बोल लो आप, वो सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और आपको भाई अभी फ्रंट व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो भाई, यहाँ पे मुंबई एक्सप्रेसवे की कंस्ट्रक्शन चल रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे। मतलब आप ये मान लो, साल भर पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कंस्ट्रक्शन चालू भी नहीं हुई थी, और एक साल के अंदर में इन्होंने पूरा लगभग तैयारी कर दिया है। ये जितने भी इलेक्ट्रिक पिलर्स हैं, इनको नया मतलब अच्छी हाइट पे लगाया है ताकि हाईवे में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। और यहाँ से देखो, ये इंक्लाइन चालू हो गया है। मतलब भाई है कुछ तो बात है बीजेपी में। और नितिन गडकरी जी तो भाई ओहो ऑसम। अरे यार, यहाँ पे ट्रैफिक की दिक्कत मतलब अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। जब तक ये रोड नहीं बन जाता ना प्रॉपर, यहाँ से ट्रैफिक की दिक्कत ख़त्म ही नहीं होगी। सो भाई काफ़ी जल्दी निकल गए हम ट्रैफिक से। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो यहाँ पे मीठापुर, बदरपुर या फिर कालिंदी कुंज वगैरह आता जाता रहता है, और अगर काफ़ी टाइम से रह रहा है तो भाई वो मतलब उसको पता होगा कि कितनी जल्दी चेंजेस हुए हैं यहाँ पे कालिंदी कुंज मेट्रो, और ये हाईवे की कंस्ट्रक्शन, और ये मंदिर। भाई साइड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आने वाली है, एशिया की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आने वाली है। 800 एकड़ में बनने वाली है वो। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है ऑलरेडी, बट 800 एकड़ में बन के तैयार होने वाली है वो। और आई थिंक उसका इनॉग्रेशन 2024 के जो इलेक्शन है उससे पहले ही होने वाला है, और मोदी जी के हाथों ही होने वाला है, जैसा सुनने में आता है अभी तक। और भाई दिल्ली में ना फॉग बहुत ज़्यादा है आज। मतलब दोपहर का टाइम है, दोपहर के 2:44, 3 बजने वाले हैं, और अभी देखो फॉग देखो आप भाई, जूम करके दिखाते हैं आपको। सुपरनोवा यहाँ पे एक बिल्डिंग है, वो इतनी दूर से दिखती है, बट आज दिख ही नहीं रही है, वो गायब है। तो आई होप गाइज व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो चैनल पे नए हैं ना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लेके आता रहता हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो भाई ज़रूर देखना, एंड तक देखना, क्योंकि ये राम जी से रिलेटेड है। 22 तारीख को जो अयोध्या पूजन है, राम जी का आगमन जो होगा मंदिर में, भाई उसी के ऊपर पूरा प्रोग्राम है आज। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मिस मत करना बिल्कुल भी। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं नोएडा सेक्टर 148, और यहाँ से पिकअप कर लिया है भाई शशांक भाई को, अपने बहुत पुराने दोस्त हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और भाई अब जा रहे हैं हम एक्यूरेट इंस्टीट्यूट की तरफ, और फिर वहाँ से हम सुनील मिश्रा जी से मिलेंगे, जो डायरेक्टर हैं प्लानिंग के ओवरऑल वही देख रहे हैं पूरा कॉलेज। फिर उसके बाद वहाँ से निकलेंगे हम जीएल बजाज, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम होने वाला है। और भाई असली मज़ा तो वहीं पे आने वाला है, जब सुधांशु जी की एंट्री होगी, तब जो शोर होगा ना, तब जो जय श्री राम के नारे लगेंगे, तब वो क्राउड देखना है। क्या बोलते हैं शशांक? बिल्कुल, सुधांशु जी एक बहुत ही जाने माने सनातन धर्म के प्रचारक बोल सकते हैं, बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता बोल सकते हैं। उनकी जो बोलने की शैली है वो सच में काबिल तारीफ़ है। उनके आगे शायद ही कोई टिक पाता है, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो। बिल्कुल एकदम सही बात बोली भाई। मतलब उनकी जो नॉलेज का लेवल है वो हैट्स ऑफ है भाई। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ब्लॉग को ना भाई एंड तक देखना, मज़ा आने वाला, सच बता रहा हूँ। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी फटाक से जाके सब्सक्राइब बटन दबा दो। बहुत ज़्यादा अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं और भी आगे। ठीक है, मानता हूँ भाई मोटो व्लॉग नहीं है, मोटो व्लॉगिंग का चैनल है, कुछ अलग सा है, बट ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, जो सनातनी है भाई, वो उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा। मैं 100% श्योर हूँ इस व्लॉग में बहुत मज़ा आ रहा होगा। सो भाई फाइनली एक्यूरेट से निकल के जीएल बजाज पहुँच चुके हैं हम,
और वो देखो सामने बिल्डिंग दिख रही होगी आपको, छुप गई यार पेड़ों से, अभी दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे आई थिंक अभी तक सुधांशु जी आ चुके होंगे क्योंकि 2:45 से उनकी स्पीच चालू होनी है। हर जगह जय श्री राम के झंडे लग चुके हैं। हाँ, जय श्री राम के झंडे लग चुके हैं पूरे कॉलेज पे। पूरे कॉलेज में भगवा लहरा रहा है। भगवा पूरे जोरों शोरों पर है। और ये देखो भाई तिरंगे के बीच में भगवे, ये देखो भाई GL बजाज। फटाफट से चलते हैं अंदर, गाड़ी लगाते हैं यहाँ पे कहीं और फिर देखते हैं भाई क्या सीन है। ये देखो भाई GL बजाज कॉलेज, कितना शानदार कॉलेज है यार। और ये देखो भाई हर जगह पे भगवे, हर जगह पे भगवे, जय श्री राम। चलो भाई चलते हैं अंदर। मेरी झोपड़ी के भागान खुल जाएंगे। फटाफट आ जल्दी। जल्दी आ जल्दी। कॉरिडोर साफ करवाइए, कॉरिडोर साफ करवाइए पीछे। जहाँ मैं बैठती हूँ तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छी डेकोरेशन करी हुई है एंट्री के लिए। ये देखो भाई दोनों साइड छात्र छात्राओं, आज देखिए कुछ संयोग बहुत अच्छे घटित हो रहे हैं। सूर्य उत्तरायण की तरफ बढ़ गया और भारत का सूर्य भी उत्तरायण की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और देखिए यहाँ पर अभी मैथिली शरण जी हैं। अब अगर मैथिली शरण उपस्थित हो और विष्णु जी भी हो तो पंकज अर्थात कमल खिलना तो स्वाभाविक है। और मुझे इसलिए भी ध्यान आता है यहाँ पे, तो मुझे याद आ जाता है जैसे फिल्मों में डायलॉग होता है ना, 20 बरस पहले की बात है, मगर मुझे आ जाता था 30 बरस पहले की बात है, जब मैं भी छात्र हुआ करता था और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन उस समय स्टार्ट हुआ था। मुझे आप लोगों को देखकर वो स्मरण आता है और यह भी ध्यान आता है, मैं अप्रैल 1987 में, विष्णु जी को याद होगा, ताला खुलने के बाद मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर अयोध्या में एक रैली हुई थी। मैं बालक के रूप में उस रैली में भी गया था। 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ था, तो हम लोगों को भी दायित्व दिया गया था, इतनी जगहों पे शिला पूजन कराना था। तो हम लोग संघ में थे और संघ के भिन्न भिन्न दायित्वों का छात्र जीवन में निर्वहन कर रहे थे। तो मुझे 4 छात्रावासों में शिला पूजन कराने का दायित्व भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब जब हम लोग उस रैली में गए थे तो वो बड़ा प्रसिद्ध गीत, अगर आपको ध्यान हो तो उसकी पंक्ति क्या थी, जहां से ये भगवान राम और भारतीय समाज की संवेदना, समन्वय और क्या संबंध है, ये उजागर होता है कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। तो हम लोग कहते थे, इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर नहीं। परंतु ये चीज उतनी आसान नहीं। आज कुछ वैसा बताऊं जैसे हम लोग अपने बुजुर्गों से स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में सुनते थे, वैसे युवा पीढ़ी को समझना चाहिए इतना आसान नहीं था। उस समय का शासन प्रशासन बड़ी क्रूरता दृढ़ता के साथ इसे रोकने के लिए था। तो हम लोग भी जब अयोध्या गए तो जानते क्या गीत गाया जाता था कि तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। लोक परलोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम। और फिर आगे हम लोग कहते थे
कि शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की। आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम। और हमें इस बात का बहुत हर्ष है। उस समय मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, छात्र के रूप में हम लोग वहां गए थे, शिला पूजन किया था, पर विश्वास नहीं था कि हमारे जीवन काल में ये दिन आएगा। परंतु जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं, वो साकार हुआ। अभी विष्णु जी बोल रहे थे, मैं ये भी कह सकता हूं, जो श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन था वो भारत के जागरण का प्रतीक था, और जागरण का भी विकास भारत के उसी जागरण के साथ सिंक्रोनस होकर हुआ। मुझे याद है 30 अक्टूबर 1990, आज की पीढ़ी को निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए कि कितना कठिन था। 29 और 30 अक्टूबर 1990 लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल, सारी ट्रेन कैंसिल, सारी बसेस कैंसिल, नो प्राइवेट व्हीकल कैन कम इन, प्राइवेट गाड़ी से भी नहीं जा सकते, केवल सरकारी गाड़ी जा सकते हैं। और उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, एसटीडी फोन से दूसरे शहर में बात हो सकती थी, और एसटीडी लाइन ब्लॉक, केवल सरकारी एसटीडी लाइन चल रही थी। और अयोध्या से फैजाबाद, मतलब लखनऊ से फैजाबाद के बीच में अयोध्या जाने के रास्ते पे हर जगह पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी। और जो कहा था कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो ऐसे नहीं कहा था। इस सारी बैरिकेडिंग के बाद उस विवादित ढांचे के चारों तरफ कांटे की बाड़ लगाई गई थी, जो कम से कम 10-12 फुट की थी। इसके बाद 7 लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग थी, जिसमें 4 मेटेलिक वो लगे थे और 3 बल्लियों वाली, और सारी बैरिकेडिंग के बीच में पुलिस वाले खड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि जिसने कहा था, अगर उस समय की सरकार ने कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो हवा में कहा था। मगर वक्त का बदलाव देखिए, जो ये कहते थे परिंदा पर नहीं मार पाएगा, आज 22 जनवरी को 100 से अधिक हवाई जहाज उस अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि तो जो कहते थे परिंदा नहीं पर मार पाएगा, वो अब कहते थे हमारा इन्विटेशन कब आएगा। अब आप सोचिए, आपको पता उसके बाद वो कैसे अंदर चले गए। विष्णु जी को निश्चित रूप से वो पूरा विषय ध्यान होगा। अब कहा जाता है कि एक यूपी रोडवेज की बस खड़ी थी, जो पीएससी को लाने ले जाने के लिए होती थी, प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबल, जो यूपी पुलिस का एक स्पेशल फोर्स है। तो एक साधु बाबा उसमें घुस गए, और कहा जाता है पहले रोडवेज में ड्राइवर रहे थे, उन्हें रोड चलाना आता था, और तमाम साधु लोग उस बस में घुस गए, और वो बस अयोध्या की गलियों में से गई, और वो बैरिकेडिंग्स को तोड़ते 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 वहां तक पहुंच गई जहां पर की कांटे की बाढ़ लगी हुई थी। अब कांटे की बाढ़ तो थी 12 फुट की, मगर जब बस उससे जाके लग गई, तो बस के खिड़कियों से लोग चढ़ के बस की छत पे आ गए, और उससे अंदर जाकर कूद गए, और उन्होंने गेट का ताला तोड़कर उसे खोल दिया। अब कोई कहेगा कि साहब ये तो लापरवाही में हो गया होगा, मगर मैं कहता हूं इसमें बड़ा दैव संयोग है। पहले तो बस वहां खाली खड़ी थी, अच्छा बस में चाबी भी लगी हुई थी। अच्छा चलिए, जो चलाने वाला था वो इतना एक्सपर्ट था कि बगैर चाबी के उसने खोल दिया, गाड़ी को चला दिया। अब आप सोचिए, उन पतली गलियों में बस को चलाना इतना आसान काम नहीं, कहीं भी बस टकरा कर रुक सकती थी। इसके बावजूद इतनी कुशलता से बस चली कि आगे चलती चली गई। और उस जमाने में उत्तर प्रदेश रोडवेज की जैसी बसें हुआ करती थी, मतलब नॉट टू बी टेकन अदरवाइज, हम लोग बचपन में आता खटारा टाइप बसें होती थी कि अगर चलो तो नीचे सड़क तक दिखती थी। अगर नॉर्मल बस होती तो 2-3 बैरिकेडिंग में तो कन्वेयर बेल्ट टूट जाती, पर 7 बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद भी कन्वेयर बेल्ट भी नहीं टूटी। अब इसको कोई संयोग माने या दैवयोग माने, मानो तो मैं गंगा मानो, ना मानो तो रहता पानी। और उसके बाद यह भी ध्यान रखने की बात है, मुझे याद है 30 अक्टूबर 1990 के दिन बड़ी बेचैनी थी। सुबह का अखबार हमारे यहाँ जागरण आता था हिंदी के लिए, और अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया आता था। जागरण ने लिखा, हेडिंग ये थी, आज 30 अक्टूबर है। तो 30 अक्टूबर इतने दिनों से सुना जा रहा था कि सबके मन में एक सेंसेशन था। मुझे ये भी याद है कि 28 अक्टूबर को अटल जी की एक सभा तय थी लखनऊ के अमीनाबाद वाले झंडे वाला पार्क में, और अटल जी को एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया। सभा के लिए हम लोग वहां पहुंचे थे, बाद में पुलिस ने छितर बितर कर दिया था। अब उसके बाद
अंग्रेजी के अखबारों की हेडिंग जानते क्या थी? नेशन जीरो आवर। अब उस जमाने में तो ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, इंडिपेंडेंट मीडिया भी नहीं था। दोपहर में 2 बजे आकाशवाणी से समाचार आते थे, 2 से 2:10 हिंदी के, फिर 2:10 से 2:20 इंग्लिश के। हम लोग बड़ा कान लगा के सुने क्या हुआ। उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हुआ, चंद लोग इकट्ठा हुए थे सरयू के पुल के बाहर और उन्हें खदेड़ दिया। 3 बजे 5 मिनट का समाचार दूरदर्शन ने आना शुरू किया था, 5-5 मिनट का हिंदी इंग्लिश का। वो सुना, उसने कहा जी कुछ नहीं हुआ। अब हम लोगों को जो जानकारी थी संघ के हिसाब से ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी, लोग गांवों खेत खेत होते हुए पगडंडी के द्वारा पहुंच गए थे। और मैं आपको ये भी बात बताऊं, उस समय चूंकि सिर्फ सरकारी रेडियो था, तो उस समय बीबीसी को लोग सुनते थे कि कम से कम सरकार के अलावा की कुछ वो मिलेगी। तो अगर किसी के पास बीबीसी की पुरानी आर्काइव्स निकाल सके अक्टूबर एंड की 1990 की, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि उसमें उन्होंने कहा था कि ये भारत छोड़ो आंदोलन से कहीं बड़ा आंदोलन था, और उसका उन्होंने आधार दिया। विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया था कि 20 से 25 लाख लोग गिरफ्तार हुए। सरकार ने स्वीकार किया था कि 5.5 से 6 लाख लोग गिरफ्तार हुए, यूपी गवर्नमेंट ने। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन में यूपी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था, उस समय अंग्रेजों की सरकार ने, कि 20,000 लोग गिरफ्तार हुए। कांग्रेस ने दावा किया था 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए, यानी 20 गुने का अंतर। जबकि आबादी 1942 से 1990 के बीच में डबल भी नहीं हुई थी। यानी अगर पॉपुलेशन को भी कंसीडरेशन कर लें तो 10 टाइम्स ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था, जो मुझे याद है, इसलिए मैं कह रहा हूं लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अगर बीबीसी के हिंदी सेवा के आर्काइव्स को निकालेंगे तो उसमें चीज आ जाएगी। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि कितना भारी आंदोलन था, ये आपको समझने की आवश्यकता। और उसके बाद क्या हुआ, रात को आपको याद हो 8:45 बजे आकाशवाणी से भी समाचार आते थे, 15-15 मिनट के, 8:45-9 बजे, और दूरदर्शन पे भी आते थे। दूरदर्शन आकाशवाणी दोनों ने कहा कुछ भी घटना नहीं हुई, केवल चंद लोग सरयू के पुल के उस तरफ इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उनको तितर-बितर कर दिया। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग अखबारों के ऊपर कार सेवकों की गुंबदों पर चढ़ी हुई तस्वीरें और ध्वज फहराते हुए तस्वीरें, सरकार शर्म से। और ये मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, जो लोग आज कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की इंडिपेंडेंस, ये वो, उसका जीता जागता प्रमाण ये है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर 1990 को जो फायरिंग हुई, उसमें तो अपेक्षाकृत बहुत कम संख्या थी, मगर उससे खिसिया कर, बौखला कर सरकार ने 2 नवंबर 1990 को जो फायरिंग कराई, उस दिन कोई कार सेवा नहीं थी, केवल कार सेवक बैठे हुए भजन कर रहे थे, और भजन करते हुए कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोग मारे गए। 325 की लिस्ट विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट की प्रोसीडिंग में दी थी, जिसमें मारे गए और घायल हुए लोगों की थी। ऑफिशियली यूपी गवर्नमेंट ने सिर्फ 16 एक्सेप्ट किए थे। आप ये समझिए कि कितना बड़ा आंदोलन था, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतना, और एक और बात आप समझिए, जेपी मूवमेंट हुआ तो वो नॉर्थ इंडिया तक सीमित रहा, परंतु इस आंदोलन में भारी संख्या में कार सेवक दक्षिण भारत से आए, भारी संख्या में गुजरात से आए थे, आंध्र प्रदेश से आए थे। यानी ये पूरा एक नेशन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ उभर रहा था। और यहां मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि इसको आप लॉजिकली भी समझिए, ये होना ही था एक ना एक दिन। वो 1990 में होता राम मंदिर के माध्यम से, या 92 में होता, या 95 में होता, किसी भी चीज के माध्यम से होता, उसका कारण जानते क्या था? हम सन 47 में आजाद हुए। इस देश की मूल प्रवृत्ति क्या है? इस देश की मूल प्रवृत्ति, जो हमें सेकुलर समझाया जाता है, पहले मैं बच्चों से कहूंगा जाके चेक करिएगा सेकुलर वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। इवन जो ट्रांसलेशन ऑफिशियल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां सेकुलर का ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष, मगर हमें धर्मनिरपेक्ष पढ़ाया गया। वास्तविकता में क्या है, सेकुलर वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है, अगर आप ऑक्सफोर्ड की क्लासिकल डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मीनिंग लिखा रहता है, इट कनेक्शन टू दी मंडेन एक्टिविटीज इन कंट्रास्ट टू स्पिरिचुअलिज्म, यानी भौतिकवादी या अध्यात्म विरोधी, ये उसका अर्थ होता था। मगर हमें धर्मनिरपेक्ष कह के इस देश को धर्म से अलग करने का प्रयास किया गया, जो सरासर गलत था। संविधान निर्माताओं ने अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अशोक का धम्म चक्र रखा था, तो वो धम्म चक्र है, सारनाथ का अर्थात धर्म चक्र है। संसद के लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तक है।
यानी सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम को देखिए, उसमें लिखा हुआ या तो धर्मस्तत्व जय, जहां धर्म है वही विजय है। तो ये धर्म प्राण देश है और इसकी ऊर्जा तभी जागृत होती है जब धर्म जागृत होता है। अगर आप देखें 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसके मूल में धार्मिक कारण था। फिर स्वराज का आंदोलन जब लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया तो सबसे पहले गणपति जयंती आज जो महाराष्ट्र में मनाई जाती है उसको संस्थागत व्यवस्थित स्वरूप लोकमान्य तिलक ने दिया गणपति जयंती के माध्यम से। महात्मा गांधी ने 1920 में शुरुआत की तो राम राज्य के नाम के साथ, राम राज्य के आदर्श के साथ। 47 में देश की स्वतंत्रता हुई तो धर्म के आधार पर दुखद विभाजन के साथ हुई। इसलिए इस भारत की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये भारतीय समाज भावनात्मक दृष्टि से धर्म प्राण समाज है। तो धर्म का तत्व उदय होना ही होना था। उस समय आजादी मिले 42-43 साल हो गए थे, यानी जो लोग उस समय 50-55 साल की उम्र में थे उनकी लिविंग मेमोरी में ब्रिटिश रूल नहीं था। यानी भारत अपनी नेचुरल माइंडसेट में उभर कर आ रहा। तो 90 के दशक में 40 से 50 साल पूरा होने पे भारत की नैसर्गिक प्रवृत्ति उभर रही थी और वो राम मंदिर के माध्यम से उभरी। मगर तो ये भी बताना चाहता हूं कि उस समय जिस प्रकार का वातावरण था, जो लोग आज हमको बताते हैं कि विकास की बात करिए और मंदिर की बात नहीं करिए, तो मैं कहना चाहूंगा बच्चों से जाके चेक करिएगा 1991, 92, 90 से 92 जब मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उस समय की सरकारें क्या कह रही थी। उस समय भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था, लेस देन 1 बिलियन। हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पे आ गई, भारत बैंकक्रप्ट होने के कगार पे था। अप्रैल 1991 चंद्रशेखर जी की सरकार में सोना गिरवी रखा गया। जुलाई और सितंबर 1991 2 बार रुपये का डिवैल्यूएशन किया गया था। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 17% थी, बेरोजगारी प्रचंड थी, सरकार में नौकरियां बंद थी, प्राइवेट में कोई नौकरी मिल नहीं रही थी। और उस समय ये लोग बेरोजगारी और आर्थिक विकास की बात नहीं करते थे। ये कहते थे हम मस्जिद बचाएंगे, तो कोई कहता था मंदिर बनाएंगे, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने सदैव उसको विवादित ढांचा और डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा। इन्होंने मस्जिद कह कहकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास किया। मगर ये भी आप वक्त का बदलाव देखिए कि जब राम मंदिर, और एक बार आपको बात बताऊं, 1949 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई, श्री राम लला प्रकट हुए, तो आपको पता उसकी पहली गवाही किसने दी थी? किसको पहले लाइट दिखाई पड़ी, जो लोग आज पूछते हैं। वहां पे पुलिस का सिपाही जो कि ड्यूटी पे था, उसका नाम था अब्दुल बरकत, और उसने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि मुझे रात में एक बड़ी रोशनी दिखाई पड़ी और जब वो रोशनी हटी तो वहां पर मुझे वह मूर्तियां दिखाई पड़ी। मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई अब्दुल बरकत को तो रोशनी दिख गई थी, पर आज वालों की फितरत पता नहीं कैसी है, इनको कब रोशनी दिखेगी ये भगवान जाने। अब आपको बताता हूं, उसके बाद 22-23 दिसंबर 1949 को जब मूर्तियां प्रकट हुई तो उस समय नेहरू जी ने, उस समय यूपी के यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत जी को लेटर लिखा 26 दिसंबर 1949 जो अयोध्या में हुआ है बहुत बुरा हुआ है और किसी भी तरीके से मूर्तियां हटाई है। उस समय जो डीएम थे उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। के नैयर वो केरलाइट थे और उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा क्योंकि हटाने से बहुत भीषण सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, और उस समय विभाजन की बात केवल 1.5 साल पुरानी थी। तो उन्होंने कहा था अभी विभाजन के हम तनाव से निकले हैं। अब आप कहेंगे डीएम ने सीएम का ऑर्डर मानने से कैसे मना कर दिया, क्योंकि उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। मैं 22 दिसंबर 1949 की बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब तक सीएम की पावर्स डिफाइन नहीं थी। डीएम की पावर इंपीरियल सिविल सर्विसेज के रूल्स में डिफाइंड थी और वो एब्सोल्यूट थी। और मैंने तो यहां तक सुना है, मैं इसका पुष्टि नहीं करता क्योंकि लोग कहते हैं जो पुराना पायनियर अखबार था उसमें यह भी था कि पंत जी ने वहां जाने का प्रयास किया तो फैजाबाद के सर्किट हाउस में डीएम ने उनको रोक दिया। तो अखबार में यह भी हेडिंग निकली चीफ मिनिस्टर अंडर अरेस्ट, क्योंकि डीएम को यह पावर थी कि अगर उसको लगे कि कोई